बेटा टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. ओके बेटा. तो माइक्रोब्स, अभी तक हम लोग माइक्रोब्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, हमें बहुत सी चीज़ें पता भी हैं. माइक्रोब्स जहाँ हमारे लिए हार्मफुल भी होती बेटा, कहीं कहीं हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होती. ओके. सो ये जो चैप्टर है आप लोगों का बहुत ही ईजी चैप्टर है. आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से क्लियर पक्का करके जाइए, क्योंकि कम मेहनत में थोड़ा सा पढ़ने में आपके जितने भी क्वेश्चन इससे एग्जाम में आएंगे आप सारे ही कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही अच्छा, इंटरेस्टिंग और ईजी चैप्टर है. ओके. तो ईजी चैप्टर को तो छोड़िएगा ही नहीं बेटा, उनमें से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे एटलीस्ट आप पूरे कर सकते हैं अगर अच्छी तरह से ध्यान देंगे तो. ओके. ये पूरा चैप्टर बेटा इतने में ही है आपका, तो इतना आप समझ लीजिए आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट है. तो बीच में नहीं स्किप करिएगा. जब आप किसी चीज़ के पीछे मेहनत करते हैं, जब आपको पता है कि मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, तो वाई डोंट यू वॉच इट फुल, पूरा देख लीजिए ना उसको, पूरा समझिए उसको. अगर चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा, चाहे बुक से पढ़िए चाहे कहीं से भी पढ़िए, उसको पूरा पढ़िए. ठीक है ना. अपना बीच में, और सारे सब्जेक्ट्स में, मैं एक अकेले बायो की बात नहीं कर रही हूँ, सारे सब्जेक्ट्स में एग्जाम टाइम आपका नज़दीक आ रहा है, तो अभी आप जो कर रहे हैं उसको पढ़िए, साथ में टाइम टाइम पे रिवीजन करिए. अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका पढ़ा हुआ सारा बेकार हो जाएगा. अगेन एंड अगेन मैं आपको ये चीज़ें बताती हूँ. ओके. तो हम बहुत जल्दी से ये चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, देखिए एक आपने नाम सुना है लैब बैक्टीरिया, LAB. लैब का फुल फॉर्म आता है, एक्सपेंड करोगे, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. ठीक है. ये किस में पाया जाता है? आपके मिल्क में पाया जाता है. मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है. ठीक. तो ये क्या करता है? हमारा दही बनाने में हमें हेल्प करता है. ये क्या करता है? मिल्क को कोएगुलेट करेगा और पार्शियली डाइजेस्ट करता है. मिल्क में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको कहता है केसीन प्रोटीन. ठीक है. उसको वो डाइजेस्ट करता है और फाइनली मिल्क किसमें कन्वर्ट होगा? दही में. और वो जो कर्ड बनता है ना लैब के द्वारा, वो विटामिन B12 इनरिच होता है. और सबसे बड़ी बात, हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है. तो थोड़ी थोड़ी दही हर किसी को अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए. ओके. तो पहला तो हो गया आपका लैब बैक्टीरिया. दूसरा, डोसा, इडली, ये सब चीजें देखी हैं आपने, देखा होगा कभी. इमिडिएटली डोसा नहीं बनाया जाता, इमिडिएटली तैयार किया और तुरंत बना दिया नहीं, पहले से उसको भिगाना पड़ता है, फुल नाइट उसको छोड़ते हैं. ठीक है. उसको प्रॉपर तरीके से वाटर सोक करने के अलावा जो है उसमें प्रोसेस होती है बेटा. ठीक है ना. माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी और उसके बाद उसका फर्मेंटेशन होने के बाद वो चीजें बनती है. तो डोसा, इडली, डो, ये सारी की सारी फर्मेंट की जाती है माइक्रोब्स की हेल्प से. ठीक. और टोडी, टोडी क्या है? एक साउथ इंडिया में पाए जाने वाला ड्रिंक है जो पाम के सैप से बनता है. ठीक है ना. पाम पेड़ होता है ना, उसके सैप से बनाया जाता है, रस से बनाया जाता है. तो ये भी अपने आप में बहुत माइक्रोबियल एक्टिविटी का एग्जाम्पल है. अभी आप चीज के बगैर तो बेटा कोई भी हमारा फंक्शन अधूरा है. तो चीज भी अलग अलग वेराइटीज की होती है. चीज के कोई फ्लेवर की वजह से, कोई अपने टेक्सचर की वजह से बहुत जानी जाती है. तो स्विस चीज ऐसी ही एक चीज है जिसमें बड़े बड़े होल्स होते हैं. ठीक है ना. बड़े बड़े इस टाइप से होल्स होंगे, तो वो एक उसको बहुत अच्छा अपीयरेंस देती है स्विस चीज. ठीक है. ये बैक्टीरिया, ये किसकी वजह से होती है? पेपिनियो बैक्टीरियम शर्मानी. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ चीज? दैट इज पेपिनियो बैक्टीरियम शर्मानी. ओके. नेम पक्का याद करके जाइएगा, पक्का, हर हालत में. बहुत ज्यादा नेम नहीं है, जितने भी हैं बायो के स्टूडेंट इसको आप लोग लर्न कर सकते हैं, बायो पढ़ रहे हैं. सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, रोकफोर्ट चीज. ये क्वेश्चन ऐसे आता है बिकॉज ये बैक्टीरिया से नहीं बनता, ये फंजाई से बनता है, ये इसकी खासियत है. ठीक है. तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच चीज इज नोन फॉर एज अ माइक्रोबियल एक्टिविटी. ओके. विच चीज इज अ रिजल्ट ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी, इस टाइप से पूछा जा सकता है. तो वो फंजाई क्या स्पेशली पूछेंगे तो वो रॉकफोर्ट चीज है. ये टेक्सचर के लिए अपने अच्छी तरह से जाना जाता है. ठीक है. फिर उसके बाद अब ये हमारा हाउस होल्ड प्रोडक्ट इतने ही थे बेटा, आपकी बुक में मेंशन, इनको अच्छे से देख लीजिए. द नेक्स्ट टॉपिक इज योर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में जो बड़े बड़े उसमें बनता है, लार्ज स्केल पे बनता है, बड़े बड़े फर्मेंटर्स में प्रिपेयर की जाती है. ठीक है. तो वो इंडस्ट्रियल लेवल पे सबसे पहली चीज तो ये बेवरेजेस बनाने में, ड्रिंक्स. ठीक है ना. अब ड्रिंक्स में बहुत सारी ड्रिंक्स आती हैं, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, बहुत सी चीजें हैं. तो इसमें से क्या होता है, ये दो प्रकार से बनती है. एक तो क्या होता है, पूरी तरह से डिस्टिलेशन की प्रोसेस उसमें करी होती है, पूरी तरह से उसको डिस्टिल करके प्योरेस्ट फॉर्म में निकाल दिया जाता है. हमने डिस्टिल वाटर सुना है ना, वो बिल्कुल प्योर होता है. ठीक है ना. ना तो वो एसिड में है ना बेस में, उसका pH जो होता है 7 होता है, बिल्कुल प्योर फॉर्म. वैसे ही कुछ ड्रिंक्स
ऐसे हैं, इनमें अल्कोहल होता है, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा, एक इथेनॉल प्रोडक्शन वाला पढ़ा था ना, फर्मेंटेशन की प्रोसेस, क्लास 10th में पढ़ी है, तो वो प्रोसेस कहीं ना कहीं यहाँ पे होती है। तो इसमें सीधी सी बात है, कुछ तो होती है जिनमें, जैसे वाइन एंड बियर हो गया, ये विदाउट डिस्टिलेशन के होती है, किसके, विदाउट। तो इसमें मतलब ये इतनी ज्यादा अल्कोहल का परसेंटेज जो होता है थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। वहीं पे जो है आपका रम, ब्रांडी, विस्की है, ये डिस्टिलेशन के साथ होती हैं, तो इनमें अल्कोहल परसेंटेज ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है, कौन सी विद डिस्टिलेशन होती है और कौन विदाउट डिस्टिलेशन की होती है, तो आप याद करिएगा इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। और इसमें क्या यूज होता है बेटा, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। और ये इसको ब्रीवियस यीस्ट भी कहते हैं, ये क्वेश्चन भी ऐसे पूछा जाता है, व्हाट इज नोन एज ब्रीवियस यीस्ट किसको कहा जाता है, तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ब्रेड एंड ऑल प्रिपेयर करने में आपने यही बेकर्स यीस्ट में, ऊपर इसी को कहा, क्या कहा गया है, बेकर्स यीस्ट कहा गया है ऊपर भी, ठीक है ना, बेक करने में हेल्प करता है। क्लियर, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी वहां पर भी, यहाँ पे ब्रीवियस यीस्ट भी इसको कहा जाता है। इसके बाद थर्ड आता है आपका एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक में इसका इस्तेमाल अपने आप में एक वरदान की तरह साबित हुआ था बेटा। तो इसको सबसे पहले किसने खोज करी थी एंटीबायोटिक की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और वो एक बाई चांस डिस्कवरी थी, यानी कि हो बैठा उनको, अचानक से दिखा यार ये कुछ है, तो ये काम की चीज है वाला। उन्होंने इंटेंशनली नहीं इसको डिस्कवर किया था, ठीक है ना, तो इन्वेंशन नहीं किया था, ये डिस्कवर हो बैठी थी। डिस्कवर और इन्वेंशन में आपको अंतर भी पता होना चाहिए। डिस्कवरी वो होती है जो हो बैठती है अपने आप से, ठीक है ना। हम घूमने गए, अर्थ इज राउंड, ये एक डिस्कवरी थी, कोई सोच समझ के नहीं था, ठीक है। इन्वेंशन जिसको सोच समझ के ढूंढा जाता है, खोजा जाता है, कुछ लॉजिक यूज किए जाते हैं, पहले से प्री प्लान्ड उसमें स्टडीज की जाती हैं, तो ये अंतर दोनों में आता है। तो एंटीबायोटिक्स है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। उन्होंने क्या किया कि स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया, ठीक है ना, ये इन्होंने फर्स्ट पेनिसिलियम पहले इन्होंने बनाई थी, और ये काम कर रहे थे स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। तो एक प्लेट जो है इनसे अनवॉश्ड रह गई, धुली नहीं, तो उन्होंने देखा कि एक प्लेट जिसमें कि माउल्ट का वर्क हो रहा था, उसके आसपास ये स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया नहीं ग्रो करी। तो उन्होंने कहा यार ये जो माउल्ट है इसका मतलब काम की चीज है, देखो इसके किनारे पे ये माइक्रोब नहीं उगा है, नहीं कल्टीवेट हुआ, नहीं अपने आप से जनरेट हुआ, पैदा नहीं हो रखा है, तो इसका मतलब कि ये जो है कहीं इसकी ग्रोथ को रोकता है। तो उन्होंने उसी माउल्ट, वो माउल्ट कौन सा था, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है ना, नोटेटम से पर्टिकुलरली उसका नाम फिर नोटेटम दिया गया। तो पेनिसिलियम नोटेटम को ही उन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक माना, और वो पेनिसिलियम नोटेटम फर्स्ट एंटीबायोटिक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजी थी। ये क्वेश्चन बहुत जगह आता है, ठीक है। तो अब ये वाला जो ये ना इसलिए मैं कह रही हूँ कि वरदान साबित हुआ, क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, अमेरिकन ने इसी के हेल्प से अपने बहुत सारे सोल्जर्स को ट्रीट किया था, ठीक है ना, सही हुए थे। तो नहीं तो सोल्जर्स की जान जा सकती थी बेटा, अगर ये एंटीबायोटिक उस समय नहीं होती तो वहां पे बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। इसीलिए मैं इसको एक कहीं ना कहीं ब्लेसफुल कह रही हूँ। तो फ्लेमिंग ने तो इसको एक बाई चांस हो बैठी। इसके बाद दो साइंटिस्ट और आए जिन्होंने इसी में और ज्यादा स्टडी करा, दे वर अर्नेस्ट चेन एंड हर्बर्ट फ्लोरी, ओके। तो इन तीनों को फिर फाइनली, क्योंकि फ्लेमिंग ने तो स्टार्टिंग करी है ना, तो फ्लेमिंग हो गया, अर्नेस्ट चेन हो गया, हर्बर्ट फ्लोरी को नोबेल प्राइज भी मिला है बेटा इसी वर्क के लिए 1945 में। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इनका इसका हर पार्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हर पार्ट, ठीक है। इसी में अब नेक्स्ट हम जाते हैं कि इससे हमें कुछ केमिकल्स मिलते हैं, एंजाइम्स मिलते हैं, कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल वो भी मिलते हैं, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं, किससे, माइक्रोब से। अब देखो केमिकल्स की अगर मैं बात करूं तो हमें सिट्रिक एसिड मिलता है, किससे मिलता है, एस्परजिलस निगर, जो अपने आप में एक फंगस है, ठीक है, माइक्रोब है, ये सारे माइक्रोब है, ये हमें इनसे क्या मिलता है, ठीक है ना, सिट्रिक एसिड मिलता है, एस्परजिलस निगर फंगस है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। एसिटिक एसिड मिलता है एसिटोबैक्टर एसिटाइज से, ठीक है, विच इज अ बैक्टीरियम, बैक्टीरिया है। ब्यूट्रिक एसिड मिलता है हमें क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिकुलिकम से, ठीक है, विच इज ऑल्सो अ बैक्टीरियम, ये भी। लैक्टिक एसिड मैं ऊपर बता चुकी हूँ, लैक्टोएसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल से मिलता है लैक्टिक एसिड। फिर हमें इथेनॉल मिलता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी से, ये सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, तभी तो इथेनॉल, इथेनॉल क्या है, अपने आप में अल्कोहल, तभी तो उससे वाइन एंड ऑल ये सब चीजें बनती हैं, ठीक है बेटा। तो ये हो गया तो आपका। उसके अलावा हमें देखिए कुछ एंजाइम्स मिलते हैं, लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम को हम डिटर्जेंट्स बनाने में, साबुन आबुन बनाने में यूज करते हैं, ताकि ऑयल के जो तेल के दाग हैं वो हटते हैं इससे, ठीक है, तो लाइपेज हो गया। उसके अलावा पैक्टिनेसिस एंड प्रोटीएसिस
प्रोटीएसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा सकता है कि क्यों जब हम वही नींबू का रस घर में बनाते हैं तो वो उतना साफ नहीं होता, पर अगर हम मार्केट से लेते हैं तो बहुत ही क्रिस्टल क्लीन जैसा दिखाई देता है। क्या रीजन है उसमें? बेटा घर के नींबू के रस में हम लोग ये एंजाइम्स नहीं डालते हैं, ठीक है ना, पर मार्केट से जो हम खरीदते हैं उसमें पैक्टिनेसिस एंड प्रोटीएसिस डाला जाता है, जिससे कि वो बहुत ही क्लीन हो जाता है, तो उसको सफाई साफ हो जाता है, क्लियर वो मिल जाता है उसका टेक्सचर। तो ये हो गया आपका क्लैरिफाई करने के लिए, ठीक है ना, क्लीनिंग करने के लिए बॉटल जूस को, पैक्टिनेसिस एंड प्रोटीएसिस। अब इसी में मैं कुछ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स बनाऊं जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, कुछ हम पढ़ चुके हैं बेटा। इसमें एक आता है आपका स्ट्रेप्टोकाइनेस। क्या आता है? स्ट्रेप्टोकाइनेस, जो अपने आप में क्लॉट बस्टर है। क्लॉट बस्टर यानी कि कहीं पे खून जम गया, ठीक है, तो उसको हटा देगा, तो उससे क्या होगा, ब्लड फ्लो प्रॉपर हो जाएगा। अदरवाइज कहीं पे अगर वेन्स में है, कहीं पे आर्टरीज में अगर हमारा ब्लॉकेज हो जाती है तो अटैक एंड ऑल का जो पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट को काफ़ी हद तक इससे रोका जाता है, हार्ट अटैक्स एंड ऑल को बचाया जाता है, ठीक है, जिनके हार्ट में प्रॉब्लम्स होती है तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, क्योंकि अगर कहीं पे रुकावट आ गई तो वहाँ पे ये क्लॉट बस्टर देनी पड़ती है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस हो गया। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, क्लॉट बस्टर के रूप में किसे यूज़ किया जाता है, दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेस। अभी साइक्लोस्पोरिन ए हमने पढ़ा था, ये क्या है, इम्यूनोसप्रेसेंट है। क्या है ये? इम्यूनोसप्रेसेंट। मैंने बताया था ना कि जब हम किसी से ले लेते हैं, ऑर्गन लेते हैं, तो हमारी बॉडी उसको बाहर का फॉरेन ऑर्गन समझ के एक्सेप्ट नहीं करती, तो पेशेंट को क्या करना पड़ता है, इम्यूनोसप्रेसेंट देना पड़ता है, जो पेशेंट की इम्यूनिटी को घटाएगा और जिसकी वजह से क्या होगा कि वो ऑर्गन को एक्सेप्ट करने में बॉडी कोप करेगी, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा साइक्लोस्पोरिन है, और ये प्रोड्यूस किससे होता है? एक फंगस है जिसको कहते हैं ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है। उसके अलावा एक फाइनल और इसमें आता है आपके स्टेटिन्स। स्टेटिन्स हमें फंजाई से मिलती है और उसका नाम है मोनास्कस पर्पूरियस, ठीक है ना, मोनास्कस पर्पूरियस। और ये हमारा क्या करते हैं, स्टेटिन क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ब्लड में क्यों अटैक आते हैं हम कहते हैं, इसका एक रीजन बहुत हद तक क्या है, हमारा ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाना, ठीक है ना। जब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट ज्यादा हो जाती है तो उसको वो जो होती है, अब किसी चीज के ऊपर अगर ऑयल डाल दोगे तो भैया वो रोकेगा ना उसको, ऑयल ड्रॉपलेट है तो उसको अच्छी तरह से कहाँ फ्लो होने देगा वो, ठीक है। इसीलिए ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट जो होती है वो हमेशा कम होनी चाहिए, तो ये एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के रूप में काम करता है, ठीक है ना, स्टेटिन्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक पार्ट इसका इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं आपके लिए बहुत कंसाइज में, बहुत कम समय में होने वाली चीजें इसलिए अवेलेबल करवा रही हूँ, एग्जाम नजदीक है, आप लोगों को आना चाहिए। अब इसी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं STP, दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसको समझना बहुत जरूरी है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होते हैं, इसमें दो फेसेस आती हैं, ठीक है। एक तो आता है प्राइमरी ट्रीटमेंट देना पड़ता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट समझो पहले क्या है, सीवेज होता है कूड़ा कचरा, गंदा वाला पानी, ठीक है, जो हमारे किचन से, बाथरूम से और जगह से जाता है, वो सारा सीवेज बन जाएगा, ठीक है। तो उसको ट्रीट करना है, नहीं तो क्या करते हैं, डायरेक्टली उसको डाल देते हैं नदी नालों में, वाटर बॉडीज में। एक्वेटिक एनिमल्स को तो हार्म होगा ही होगा, हम लोग भी कहीं पे उसको इनटेक करेंगे, हमें भी बीमारी होंगी। वाटर बॉर्न डिजीजेस होने का कारण क्या है बेटा, यही कंटामिनेटेड वाटर है ना, गंदा पानी है। तो इससे रोकथाम के लिए अब ये बिल्कुल एक मैंडेटरी है कि आपके कोई भी वाटर बॉडी में अगर किसी को डिस्चार्ज करना है अपना वेस्ट, तो पहले उसको ट्रीट किया जाएगा, ओके। सॉरी। तो इसमें दो प्रकार की ट्रीटमेंट्स होती हैं। एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसमें हम लोग फिजिकल रिमूविंग करते हैं। फिजिकल रिमूविंग यानी कि जिसमें हम लोग हाथों का यूज नहीं करेंगे, बट जो भी है वो थोड़ा इजी वे में होता है, बट हम उसको कर लेते हैं मैनुअली। तो फिजिकल रिमूवल में क्या करेंगे हम लोग, पहली प्रोसेस आती है इसमें फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन आती है, और दूसरी आती है इसमें बेटा सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, ये पानी बह के जा रहा है, एक जाली जैसी लगा दो, इसमें से निकल जाएगा, ठीक है ना, और जो जो चीजें वो है वो सारी यहाँ पे फिल्टर हो जाएगी। ये हो गया फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के बाद का क्या प्रोसेस है कि जो इसमें कूड़ा कचरा भी तो जा रहा होगा, बहुत सी भारी चीजें भी जा रही होंगी, वो नीचे नीचे जमा हो जाएंगी, ठीक है। तो कोई हैवी चीजों का नीचे जमा हो जाना क्या होता है, सेडिमेंटेशन। यहाँ हमने क्या कर दी, फिल्ट्रेशन कर दी, यहाँ हमने क्या कर दी, सेडिमेंटेशन कर दी। ये हमारा पहला हो गया। अब हमने जब सेटल किया तो नीचे नीचे जो हमको ये चीजें मिला है, दैट इज कॉल्ड एज इफ्लुएंट। क्या कहलाएगा, इफ्लुएंट। अब हम इस इफ्लुएंट को भेजेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। कहाँ भेजेंगे, अभी पानी पानी तो निकल गया ना,
अब जो ये मेन कचरा वाला पोर्शन बचा है जिसको साफ करना है वो है हमारा इफ्लुएंट, जिसको हमने भेजना है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में इसको क्या करेंगे, हम बड़े बड़े टैंक्स लेते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, इनको कहते हैं एरिएशन टैंक्स। क्या कहते हैं, एरिएशन टैंक। इसमें क्या होगा, हम लोग ये जो पानी यहाँ से आया ना, इस टाइप के बड़े बड़े टैंक है उसमें से जाएंगे, ठीक है ना। ये टैंक मैंने यहाँ बना दिया, यहाँ से एक जगह से हवा डाली जाती है, क्या डाली जाती है, एयर, और यहाँ से ये पानी पीछे से जो चला आ रहा है वो इसमें डाला हमने, ठीक है। अब यहाँ पे वो है पूरा का पूरा ये इफ्लुएंट है, ठीक है, जो भी हमारा गंदगी वाला सेक्शन है वो हमने सारे के सारे किसमें डाला, बड़े बड़े एरिएशन टैंक में डाले, इसमें से हमने हवा डाल दी। अब इसमें क्या होगा, हम एरोबिक बैक्टीरिया को डालेंगे और वो खुद भी, क्योंकि हवा डाल रहे हैं तो एरोबिक बैक्टीरिया तो अपने आप ही पनप जाएंगे, बैक्टीरिया डालने की जरूरत थोड़ी होती है, वो तो पनप भी जाते हैं ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, जब ये एयर पंप करेंगे तो इसमें बहुत सारे क्या हो जाएंगे, एरोबिक बैक्टीरिया हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, अ लॉट ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। अब क्या करेंगे, ये एरोबिक बैक्टीरिया इस कचरे को खाएंगे, हवा हमने ऊपर से डाल रहे हैं, ये सारा का सारा जो यहाँ पे जितना भी है उसको सारा कंज्यूम करेंगे, कंज्यूम करेंगे, कंज्यूम करेंगे, ठीक है। इसमें एक टर्म अब ये भैया हमें कैसे पता चलेगा कि ये पूरा इन्होंने कर दिया है, क्या कर दिया है, तो इसका एक पैमाना है, ठीक है। तो इसमें एक टर्म पर्टिकुलर आप लोगों का दे रखा है बीओडी। क्या दिया है, बीओडी, दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल कौन सी चीज है इसमें, जो बायोएक्टिव चीज कौन है, माइक्रोब्स। माइक्रोब्स कितनी ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं, इसको ऐसे समझो, माइक्रोब्स के द्वारा ऑक्सीजन की डिमांड। ऑक्सीजन की डिमांड क्यों कर रहे हैं, इसको खाते समय खा रहे हैं ना, कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि पानी की सफाई के लिए, कचरे की सफाई के लिए जो भी आपके ये माइक्रोब हैं जो भी ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं, उसको आपको समझाने के लिए बता रही हूं मैं, ठीक है ना, वो बीओडी मानी जाएगी। यानी कि अगर कोई पानी ऐसे समझो बहुत ज्यादा गंदा है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है अगर किसी में सीवेज में, ठीक है, तो उतना ही ज्यादा बीओडी होगा, उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा, क्योंकि नीचे बैठ उनको ज्यादा समय उनको ज्यादा लगना है ना उसको कंज्यूम करने में, ठीक है, तो वो उनकी डिमांड भी तो बढ़ेगी ऑक्सीजन की, ठीक है। तो जितना ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर है उतना ज्यादा बीओडी, उतना ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ेगी, और लेस पॉल्यूशन है तो कम हो जाएगा। तो एक मतलब वो है ऑलरेडी सेटअप है कि 1 लीटर पानी को 1 लीटर पानी को 1 लीटर सीवेज को ट्रीट करने के लिए जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है माइक्रोब्स की, उसको बीओडी कहते हैं। ओके, सो बीओडी अगर आ जाता है तो सीधे सीधे आपको बीओडी में क्या लिखना है, ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय, ठीक है ना, ऑक्सीजन या ऑक्सीजन डिमांडेड बाय बैक्टीरियाज टू कंज्यूम, ठीक है, टू कंज्यूम ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया व्हाइल ऑक्सीडाइजिंग ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है ना, 1 लीटर। तो ऑक्सीजन कितना कंज्यूम किया है बैक्टीरिया ने, बैक्टीरिया ने कितना ऑक्सीजन खाया, ऑक्सीजन कंज्यूम किया है 1 लीटर पानी को साफ करने के लिए। आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको, ठीक है, कोई वो नहीं है 1 लीटर पानी ले लो, ठीक है, इसमें माना कि इतना लिया, ऊपर से ऑक्सीजन डाली, अब इसमें तो 1 लीटर पानी नहीं ले सकते ना, यहाँ तो नहीं ले सकते, ये तो 1 लीटर के हिसाब से दे रखा है। फिजिक्स में भी आपको पर यूनिट टाइम के हिसाब से बताई जाती है ना कोई चीजें, तो वैसा ही इसमें भी है बेटा। तो इसमें सीधे से आप समझ लें कि ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है, किस लिए, टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मटेरियल। हम खाने के पचने को क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजेशन ही होती है ना, ऑक्सीडाइजेशन। बेटा हमने देखा जैसे ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फूड होता है, वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हो रहा है, ठीक है ना। तो बीओडी आप लोग समझ गए होंगे, जितना ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर है, जितना ज़्यादा सीवेज हमने ट्रीट करना है उतना ही ज़्यादा बीओडी होगा, ठीक है, ऑक्सीजन डिमांड उतनी ही बढ़ेगी। अब मैंने कहा क्या, उसके बाद वो क्या होगा आपका, वो वहाँ से भी क्या जाएगा, अब हम उसको सेटलिंग टैंक्स में लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे, सेटलिंग टैंक्स में। सेटलिंग टैंक, अब हमने यहाँ पे पानी लेके साफ किया था, फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन यहाँ पे हो गई, ठोस चीजें यहाँ हो गई, फिर यहाँ से फर्स्ट टैंक में किया, यहाँ से हमने एयर पंप करी, ठीक है, यहाँ पे बैक्टीरिया और फंजाई फिलामेंट मिलके क्या कहलाता है, आपके फ्लॉक्स कहलाते हैं, ठीक है। फाइनली हमारे ये कहाँ गए, सेटलिंग टैंक्स में गए, कहाँ गए ये थर्ड में, सेटलिंग टैंक्स। यहाँ पे जो हमारा नीचे जो फ्लॉक है ना, ये सेटल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्लॉक्स नीचे सेटल हो जाएगी। और जो ये फ्लॉक्स वाला ये एरिया बता रही हूँ मैं, किससे बनता है, बैक्टीरिया प्लस फंजाई के फिलामेंट्स मिल करके क्या बनाते हैं बेटा, फ्लॉक्स बनाते हैं। हम इस फ्लॉक्स को इफ्लुएंट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग,
इफ्लुएंट कहते हैं। ये इफ्लुएंट ना, इसको हम एक्टिवेटेड स्लज भी कह सकते हैं। एक्टिवेटेड स्लज क्या मतलब, ऐसा स्लज जो ऑलरेडी एक्टिवेट है। तो इस स्लज को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टैंक में भी डाल सकते हैं पहले से, तो वहां पे हमें ये बैक्टीरियल ग्रोथ जो होगी वो बहुत जल्दी हो जाएगी। सेम वही काम हुआ, जैसे हमने वहां पे अगर दूध का दही बनाना है तो थोड़ा सा पहले का जमा हुआ दही डाल दो, तो उसको स्टार्टर कह सकते हो आप लोग, या फिर इनोक्युलम कहते हैं। तो सेम वैसे इनोक्युलम के फॉर्म में यहाँ से थोड़ा सा ये उठाओ और वो पिछले टैंक में डाल दो, तो प्रोसेस जल्दी हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बैक्टीरिया वहां पे मिलेंगे, वो खुद से पनपने में जो टाइम लगता है वो टाइम सेव हो जाएगा। तो ये हमने इसको डाल दिया एक्टिवेटेड स्लज को हम लोग इनोक्युलम के, और रिमेनिंग पार्ट क्या होता है, अब बचा हुआ ये जो स्लज वाला पार्ट है ये हमने किस में डाल दिया, फाइनली हम इसको सेटलिंग टैंक के बाद जो मैं बता रही हूँ दैट इज कॉल्ड एज एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, यानी कि जो एनारोबिक आएंगे यहाँ पे, अब एनारोबिक बैक्टीरिया का फंक्शन होगा, किसका फंक्शन होगा, एनारोबिक, यानी कि जो जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, ये तो ऑक्सीजन चाहिए हो रही थी, हम ऑक्सीजन डाल रहे थे, अब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो यहाँ पे कौन से बैक्टीरिया आएंगे, एनारोबिक बैक्टीरिया आएंगे, और ये क्या करेंगे, ये जो बैक्टीरिया और फंजाई था ना इनको खा जाएंगे, ठीक है ना, इनको क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा कंज्यूम कर जाएंगे। अब जब ये कंज्यूम कर रहे होंगे तो हमको पता है ये कौन सी गैसेस रिलीज करते हैं, मीथेन गैस रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। और मैंने आप अगले उसमें पढ़ेंगे, बायोगैस वाले प्लांट में पढ़ेंगे कि जो मीथेन है ना CH4, ये जो है आपका बायोगैस की तरह भी यूज किया जा सकता है, तो यूज किया जाता है, तो हम इसको बाद में बायोगैस प्लांट में यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद जो ये पानी आता है ना, ये जिसको सेकेंड वाले टैंक में जाके एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, जब इस वाटर को हम लोग अच्छी तरह से ट्रीटमेंट देते हैं, यहाँ पर भी एरोबिक बैक्टीरिया अब खत्म हो गए, ठीक है, एनारोबिक जितना भी ये सारे इन्होंने खा दिया, और फाइनली अब क्या गए, ये सीधे हम इसको वाटर बॉडी में रिलीज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इस पानी को कोई दिक्कत नहीं है, ये पानी किस में चला जाता है, डायरेक्टली वाटर बॉडी में चला जाता है। तो गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान आपने पढ़ा होगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड तुम्हारा ज्वाइंट इफेक्ट है बेटा, एफर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, ठीक है ना। तो और आजकल ये नमामि गंगे जो है इस नाम से जाना जाता है, गंगा एक्शन प्लान को अब हम आजकल क्या बोलते हैं, नमामि गंगे, ठीक है ना, उसके तहत आजकल गंगा की सफाई की जाती है। अब इसी में हमारे जो नेक्स्ट आता है वो आता है बायोगैस। क्या आता है, बायोगैस, इतना तो हम लोगों ने पढ़ लिया बेटा। अब हम बायोगैस पढ़ लेते हैं। बायोगैस में क्या है हमारा, इसमें जो मैंने अभी बताया ना CH4 वाला, तो इसमें जो मेन रोल होता है वो होता है मीथेनोजन बैक्टीरिया में। क्या होता है, मीथेनोजन। ये मीथेनोजन बैक्टीरिया क्या करते हैं, सेल्यूलोज रिच फूड को खाते हैं तभी, और सेल्यूलोज रिच फूड यानी कि पत्ते अत्ते पेड़ पत्ते वगैरह वगैरह खाना। सेल्यूलोज किस में होता है, हरे पौधों में होता है, ठीक है, प्लांट्स में होता है। तो प्लांट सीडिंग क्या हो गए, हर्बीवोर हो गए। हर्बीवोर में मेन हम काऊ को ले लिया करते हैं। तो गाय का रूमन क्या है, एक स्टमक का एक पार्ट है, ठीक है ना। गाय के रूमन में ये मिथेनोजन बैक्टीरिया बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए गाय के पेट में पाए जाते हैं, तो डेफिनेटली इसके डंग में भी होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम काऊ डंग या गोबर का इस्तेमाल करते हैं इसको बायोगैस बनाने में। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक 10 से 15 फीट करीब करीब गहरा एक वो बना लेते हैं, ठीक है ना, डीप एक वो बना लेंगे, नीचे खोदेंगे, ठीक है, एक बड़ा सा टैंक जैसा भी बना लेते हैं, आजकल तो टैंक भी बनते हैं। तो 10 to 15 डीप इसकी हाइट होनी चाहिए, और ऊपर से एक कवर होता है, जो कवर ना बेटा फ्लोट कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, इसमें फ्लोट कर रहा होता है, फ्लोट करेगा। और नीचे हमने गोबर ओबर डाला, उसमें पानी आनी मिक्स करके उसकी स्लरी पेस्ट बना लिया। पेस्ट को क्या कहते हैं, स्लरी कहते हैं, ठीक है। अब स्लरी क्या हो गया, ऊपर से फ्लोटिंग। अब इसमें मिथेनोजन बैक्टीरिया ऑलरेडी वो गोबर के थ्रू आए हुए हैं, तो ये यहाँ पे अपनी और करेंगे, तो ये कौन सी गैस छोड़ेंगे, CH4 छोड़ेंगे, मीथेन छोड़ेंगे, ठीक है। और ये मीथेन अब यहाँ से इधर से निकले के एक आउटलेट बना दिया जाता है, जो सीधे सीधे जिसका कनेक्शन घरों में दे दिया जाता है। तो ये मीथेन एज अ बायोगैस जो है घरों में जाकर के हम उसको एज अ आपका फ्यूल फॉर्म में उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा, तो इसमें मेन आपका एक फुल फॉर्म आता है KVIC और IARI, ठीक है ना। इनके एफर्ट से ये चीज की जा रही है। और बाद में जब नीचे ये स्लरी बच जाती है ना, तो इसको फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज कर देते हैं। देखो दो काम है, हमने एक बड़ा सा 10 से 15 फीट का करीब करीब वो बनाया, टैंक तैयार करी, उसमें एक ऊपर से फ्लोटिंग कर रहा है, एक जगह से जगह रखेंगे जहां से कि डालेंगे हम काऊ डंग वगैरह वगैरह, हमने डाला, पानी के साथ मिक्स करके उसकी अच्छी सी स्लरी
नली बनाई, मीथेनोजन बैक्टीरिया है, वो जैसे ही वो अपना उसको खाएंगे पचाएंगे तो मीथेन गैस रिलीज करेंगे, वो मीथेन गैस यहाँ एक आउटलेट दे देंगे जिससे घरों में जाकर के वो फ्यूल की तरह वहाँ पे लोग इस्तेमाल करेंगे। इसमें केवीआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनके ज्वाइंट इफर्ट से ये बायोगैस प्रोग्राम्स ये देश भर में चलते भी हैं, ठीक है। अब इसी में जो नेक्स्ट आता है आपका, दैट इज बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में भी इन माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है। तो बायो कंट्रोल एजेंट्स में बेसिक हमारा आता क्या है, ये किस उस पे करता है कि जनरली क्या क्या करते हैं हम लोग, इंसेक्टिसाइड डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, फंगिसाइड डाल देंगे, वीडीसाइड डाल देंगे, ठीक है ना, वीड मारने के लिए, फंगस को मारने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए, पर वो कहीं ना कहीं हम तो हम ही करते हैं ना, नुकसान तो हम ही को करते हैं। हम डायरेक्टली नहीं खा रहे हैं उनको, पर फूड सोर्सेज के थ्रू तो खा रहे हैं, इनडायरेक्टली तो हम उनको खा ही रहे हैं। तो ये जो बायो कंट्रोल मेजर है ये किस पे काम करता है, नेचुरल प्रिडेशन वाले फॉर्मूले पे याद करता है कि भैया ऐसी चीज ढूंढो ना, जो चीज हमें लगी है ऐसी चीज ढूंढो जो उसी को नष्ट कर दे, जिससे हम परेशान हो रहे हैं उसको खत्म करने के लिए उसका इलाज ढूंढते हैं, पर वो बायोलॉजिकल होना चाहिए। हम क्यों पेस्टिसाइड डालते हैं, इस फॉर्मूले पे ये लोग वर्क करते हैं। तो नेचुरल प्रिडेशन पे इनका ज्यादा ट्रस्ट रहता है। इसके लिए कहते हैं पहले प्रेडेटर और पेस्ट का रिलेशनशिप करो, भैया पेस्ट क्या लगा है, ठीक है, कीड़ा मकोड़ा क्या लग रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है। अब ये देखो कि उसका नेचर कैसा है, उस पर किस चीज का असर होगा, उसका ले आओ ना, उसका प्रेडेटर ले आओ, वो उसको खा जाए, ऐसा कुछ कर लो। उसके लिए उसकी लाइफ साइकिल पता होनी चाहिए, उसका नेचर पता होना चाहिए, उसका हर चीज, वो कैसे रिप्रोड्यूस कब ज्यादा करता है, कैसे हम उसको सप्रेस कर सकते हैं, ये सारी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो इसमें एक जब देखो लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाइज, अगर हम इसको किसी ऐसी जगह, अगर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं एफिड और मॉस्किटो से, ठीक है ना, एफिड और मॉस्किटो बहुत परेशान कर रहे हैं, तो उस जगह पे लेडी बर्ड इंट्रोड्यूस कर दो, ड्रैगन फ्लाई इंट्रोड्यूस कर दो, वो उसको उनको खा जाएंगे, ठीक है, अपने आप बच जाएंगे ना, हमने कुछ डाला और हम बच भी गए। इसी में एक नई चीज आजकल आ रही है बीटी। बीटी क्या है, बैसिलस थुरिंजिनेसिस, ठीक है ना। ये बहुत सी चीज, ये अपने आप में एक टॉक्सिक है बेटा, टॉक्सिक पॉइजनस है, पर इसकी खासियत ये है ना कि ये सिर्फ अपने टारगेट पेस्ट को ही मारता है, ये पूरे पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, कोई और उसमें आ रहा होगा उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बस अपने टारगेट को, जिसके लिए हमने इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वही, उसी को ये नुकसान पहुंचाता है, उसके पेट में जाता है, गट में जाता है, और उसके पेट का जो वो है उसको एल्कलाइन करके उसके उसमें छेद हो जाते हैं, ठीक है, स्टमक में परफोलेट हो जाएगा, और जिसकी वजह से फाइनली इंसेक्ट की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो पर्टिकुलर इंसेक्ट ही मरता है इससे। तो ये बीटी आजकल बहुत यूज की जा रही है। तो बीटी से बटरफ्लाई के जो कैटरपिलर्स होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, सरसों में जो बीमारी लग जाती है ब्रेसिकास में, वहां पे कंट्रोल किया जाता है, फ्रूट ट्रीज में जो आजकल लग रहे हैं वहां पे इसको ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बीटी आपका बहुत ही अच्छा एक वो है। तो ये वही यूज वही करता है, गट में जाएगा लार्वा, के लार्वा मर जाएगा, ठीक है। अब इसी में एक नेक्स्ट आता है आपका, तो बीटी आजकल बहुत बन गए हैं, बीटी कॉटन बन गए हैं, बीटी टमाटो बन गए हैं, बीटी ब्रिंजल बन गए हैं, बहुत सारे बीटी को इंट्रोड्यूस करके बहुत सारे वो बन चुके हैं। वो ऑलरेडी पेस्ट रेजिस्टेंट है, ठीक है ना, डिजीज फ्री है, वो उनसे बीमारी एकदम से नहीं होती है। इसी में हमारा, मैंने बहुत बार ट्राइकोडर्मा का बहुत बार इस्तेमाल आ चुका है, बहुत बार हम लोग बोल चुके हैं ट्राइकोडर्मा इम्यूनोसप्रेसेंट के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। ये जो ट्राइकोडर्मा है ना, ये फ्री लिविंग फंजाई है। क्या है ये ट्राइकोडर्मा, ये अकेले में रहता है, फ्री लिविंग फंजाई है बेटा, और ये प्लांट डिजीज को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है ना। तो इट इज अ कंट्रोलर ऑफ प्लांट डिजीज, और उसका भी एक स्पेशल जीनस है, जैसे दैट इज वो है आपका न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, इस जीनस के, ठीक है, वो ज्यादा इफेक्टिव है। तो ये ट्राइकोडर्मा को इंसेक्टिसाइड के रूप में भी यूज किया जाता है। अब इसमें फाइनली हमारा आता है बायो फर्टिलाइजर्स। क्या आते हैं, बायो फर्टिलाइजर से आप समझिए, बायो हो जाता है जो लिविंग थिंग्स के रूप में, ठीक है ना, और फर्टिलाइजर मतलब ऐसी लिविंग थिंग जिनको हम फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज करते हैं। अब यूरिया बाहर से डालें और पोटाश डालें और चीजें डाल करके क्यों करना, क्यों ना ऐसी चीज लगाई जाए जो उसकी नेचुरल पूर्ति को नेचुरल तरीके से ही पूरा कर दे, सॉइल के जो भी न्यूट्रिएंट्स की कमी है उनको नेचुरल तरीके से पूरा कर दे, ठीक है। तो वो सारी हमारी क्या कहलाती है, बायो फर्टिलाइजर्स कहते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स क्या करती है, एनरिच करती है सॉइल क्वालिटी को, ठीक है ना, सॉइल की क्वालिटी को, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाती हैं, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स। इसमें हमारे बैक्टीरिया आते हैं, फंजाई आते हैं, साइनोबैक्टीरियाज आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं जिनको हम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं फ्री लिविंग
ठीक है। और एक होते हैं किसी के साथ अपना सामंजस्य बैठाते हैं, उनको कहते हैं सिम्बियोटिक। क्या कहते हैं? सिम्बियोटिक यानी कि जो म्यूचुअल रिलेशनशिप कहती, तुझे भी फायदा मुझे भी फायदा, ठीक है ना, वो वाले रिलेशनशिप सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स कहलाते हैं। और एक होते हैं फ्री लिविंग। फ्री लिविंग में जैसे तुम्हारा आता है एजिटोबैक्टर आता है, एजिटोस्पाइरलम आता है, एनाबिना है, नॉस्टॉक है, ऑसिलेटोरिया है, ये क्वेश्चन ऐसे आता है फ्री लिविंग, ठीक है। इन सब का काम क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, एटमॉस्फेरिक की नाइट्रोजन को लेके पौधे के रूट को देते हैं और पौधा उसको यूटिलाइज करता है, ठीक है। तो ये सारे हो गए एनाबिना, ये सब नए। और इसी में अब एसोसिएशन की अगर मैं बात करती हूँ तो एक आता है माइकोराइजल एसोसिएशन। आप लोगों ने पढ़ा है ना, जितने भी हाइयर प्लांट्स की जो रूट होती है उनका और फंगस का आपस में जो, ठीक है, रूट प्लस आपके फंगस का आपस में एसोसिएशन है। रूट खाना बना के दे देगा पौधा, फंगस जो है उसको ला ला के, क्योंकि फंगस में क्या होते हैं, ऐसे ऐसे फिलामेंट्स होते हैं बेटा, वो बहुत नीचे नीचे जमीन के नीचे नीचे तक पहुंच जाती है, ठीक है ना, ऐसे रेशे रेशे फाइबर्स जैसे। तो ये नीचे नीचे से भी ला करके पौधे को प्रोवाइड करती, पौधा बदले में खाना बना के इसको दे देता, दोनों पल जाते हैं, ठीक है। ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप हो गया, माइकोराइजा कहते हैं इसको। ऐसी राइजोबियम आपने पढ़ाई है, रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है ना। लेग्यूमिनस प्लांट में आपके आ जाते हैं दालें, ज्यादातर दालें, मसूर की दाल हो गई आपकी, अगर मैं इसकी बात करूं मेथी हो गई, ठीक है। ये सारी आप देखना, कुछ पौधों को उखाड़ना, छोटे छोटे से उसमें गोल गोल से मिलेंगे, तो वो सारे के सारे आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स की श्रेणी में आते हैं, ज्यादातर दालें आती हैं। तो उसमें क्या हो गया, वो प्लांट्स हो गए, साथ में फंजाई हो गया, सेम जैसे इसमें करते हैं वैसे ही उसमें हेल्प करते हैं, तो सॉइल की न्यूट्रिएंट पावर को बढ़ा देते हैं। और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज जो है बेटा, हमारी जो डिपेंडेंसी बनी हुई थी ना फर्टिलाइजर्स के ऊपर, वो काफी हद तक घट जाती है इन सब चीजों की वजह से, ठीक है। तो इतना ही है आपके इस चैप्टर में। देखिए बहुत ही इजी चैप्टर था और कुछ चीजें ही आपको याद करनी है, और इतना याद करके आपके पास फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स हैं इस चैप्टर से। सो डोंट स्किप दिस चैप्टर, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर एज पर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, ठीक है बेटा। तो आप, आई होप आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। कम समय में मैंने पूरी कोशिश करी है कि फटाफट मैं आपको समझा सकूं। ओके बेटा।